डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी बीपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज आए हुए हैं, चाहे वो बिहार के हों, नेशनल न्यूज हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज हो, वो सब देखेंगे हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से, जिससे कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आज तो 2 न्यूज ऐसा है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती है। तो अगले 10 से 12 मिनट में हम लोग पूरे इन चारों पेपर का निचोड़ देख लेंगे। स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित, जिसके फंडिंग से रिलेटेड न्यूज है। उसमें देखो, ईस्ट एशिया समिट जो हुआ था उसमें एक प्रस्ताव 17 देशों के साथ द्वारा दिया गया था, इंडिया सहित, कि इंडिया में जो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, उसके तर्ज पे एक नया डेवलपमेंट किया जाए, जिसको कि बाकी 17 कंट्री मिलकर फंडिंग करेगी। तो इसके एवज में 2010 में संसद में एक कानून पारित किया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। आप देखे होंगे 71st बीपीएससी में डायरेक्ट सवाल आया था कि नालंदा जो आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना वर्ष क्या है, 2010। कई बच्चों के प्रश्न गलत हुए थे। तो बस ये देखो, स्थापना कब हुआ था, संसद के एक्ट के द्वारा 2010 में अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के। नालंदा देखो 5वीं से 12वीं सदी तक शिक्षा का वैश्विक केंद्र रहा था। 17 देश में से केवल 5 देशों ने फंडिंग दिया है, चाइना, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। बाकी 12 देश यहाँ नाम लिखा हुआ है, इन देशों ने अभी तक कोई फंडिंग नहीं दिया है। तो न्यूज में है तो हम देख लेते हैं। तो ये देखो, जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी था अभी मॉडर्न बन चुका है 2010 में, बट हम पुराना देख रहे हैं जो कि जिसके लिए बिहार फेमस है। तो ये देखोगे तो 427 सी में कुमारगुप्त, 427 ईस्वी में कुमारगुप्त फर्स्ट जो थे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर, इनको सक्रादित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने ही नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था। इसके अलावा कहाँ किया था, तो ये देखोगे तो राजगीर में किया था। तो वहीं पे किया था कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। और इसके अलावा हर्षवर्धन और पाला डायनेस्टी के जो धर्मपाल और देवपाल थे, इन लोगों ने भी पेट्रोनेज दिया था। और यहाँ जो फेमस स्कॉलर हुए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, तो आर्यभट्ट हो गए, वेनसांग, इत्सिंग। और यहाँ जो लाइब्रेरी था जिसको कि जलाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, उस लाइब्रेरी को किस नाम से जानते थे, धर्मगुंज के नाम से जानते थे। लाइब्रेरी को क्या कहते थे, धर्मगुंज कहते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के। और नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी था वहाँ मेनली 3 बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। उसका नाम था रत्न सागर, रत्नोंदी और रत्नभंजका। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये आ सकता है, ये तीनों नाम दे देगा कि रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नभंजका चर्चा में रहा है या क्या है, किससे संबंधित दे देगा। तो आप ध्यान रखना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग थी। और 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जला दिया गया था। इसके अलावा जब हम मॉडर्न डे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये आइडिया दिया था कि पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के तर्ज पे फिर से एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, जिसपे कि अभी हम जो देखे हैं 2010 में संसद ने एक नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया। और फिर 2024 में 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया। और ये बिहार का पहला यूनिवर्सिटी है जो कि नेट जीरो ग्रीन कैंपस बना है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और लास्ट में एक और देख लो कि ये जो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी था, इसको 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। इसके अलावा जो अभी करंट में जो लीडरशिप है, ये भी सवाल आ चुके हैं, तो ध्यान रखना। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो अरविंद पानगाढ़िया। और वाइस चांसलर कौन है, तो सचिन चतुर्वेदी। ये सचिन चतुर्वेदी वाइस चांसलर हैं। इनके बारे में एक बार बीपीएससी ने सवाल पूछा है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। और हो सकता है ये जो नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया है, ये जो आर्किटेक्चर बनाया है, पूछ सकता है कि मॉडर्न डे नालंदा यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर या डिजाइन किसने बनाया। तो ध्यान रखना है, BV दोषी ने आर्किटेक्ट डिजाइन किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो भी हाल में ही बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये बस वन लाइनर न्यूज़ बस ध्यान रखना है हमें कि बिहार के बांस उत्पादों का कोसी में क्लस्टर बनेगा। मैंने जो बिहार के बांस उत्पादन होगा, बांस का उत्पाद होगा, तो राज्य सरकार चाह रही है वैसे उत्पादों को प्रोत्साहन दे, इसलिए
कोसी, दैट मीन्स मधेपुरा, जो कोसी क्षेत्र में ही पड़ता है, मधेपुरा में बांस का क्लस्टर विकसित किया जाएगा। और ये फिर अगर ये अच्छे से काम करने लगे, इसका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, तो इस मॉडल को प्रयोग करके अन्य जगहों पे फिर से ये क्लस्टर बेस्ड मॉडल चालू किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल जो न्यूज में आपके एग्जाम में आ सकता है कि बांस उत्पादों का जो क्लस्टर बनेगा, कहाँ बनेगा बिहार में, तो ध्यान रखना है मधेपुरा में। नेक्स्ट न्यूज देखो, ये है यहाँ डिफेंस से रिलेटेड है। राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। ध्यान रखना है, ये पूछा एक बार एग्जाम में आया था कि रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इनकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी राजनाथ सिंह। तो इनकी बैठक कल हुई थी। 38 लाख करोड़ का रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है, जिसमें कि अभी हमारे पास 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा 5 और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम लोग खरीदेंगे। इसके अलावा कुछ विमान होगा, बख्तर-वेदी टैंक, धनुष्कन, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिलहाल ध्यान रखो कि हमारे पास 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, 5 और खरीदने की अभी मंजूरी मिली है। कहाँ? रक्षा अधिग्रहण परिषद, जो नई दिल्ली में इसका बैठक हुआ, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री। अब नेक्स्ट न्यूज देखो, एक छोटा सा ही है बस, कि हरियाणा के पानीपत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा। ध्यान रखिए, हरियाणा का पहला लगेगा पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इंडिया का नहीं। तो हम हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी न्यूज है एक जगह भी डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 में लाया था, जिसमें ये टारगेट रखा गया था कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर प्रोड्यूस किया जाएगा, और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को। इसके अलावा ये देखो, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये असम के जोरहाट में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट जो है, ये कवास गुजरात में लगाया गया। इसके अलावा जो देखो और आ सकता है आपके एग्जाम में, तीसरा है पॉइंट कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि रिफाइनरी में ओपन किया गया था, वो मथुरा में उत्तर प्रदेश में किया गया। और जो चौथा है कि इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में लगाया गया। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। और इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये आपको ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ था जो मैंने एक जगह कर दिया, आप इसे एक बार फिर से पढ़ लो ताकि एग्जाम में अगर आता है इसे तो कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट न्यूज जो मिशन गगनयान को लेकर है, ऐसा ये कोई न्यूज इससे संबंधित नहीं है, बट एक रिवीजन के पर्पज से देख लो कि 1975 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए भारत के पहले सैटेलाइट मिशन का क्या नाम था, तो आर्यभट्ट। ध्यान रखना, इंडिया 1975 में पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था आर्यभट्ट के नाम से। इसके अलावा जो गगनयान है, गगनयान को 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा, और जो तीसरा फेज जो फाइनल जिसमें कि मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, वो 2028 में लॉन्च होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था। और इसके अलावा वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, वहाँ एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा शुक्र ग्रह पे, वीनस ऑर्बिटर मिशन है। बस एक रिवीजन पर्पज से था। इसके अलावा जो देखो, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह, और ये पहले रैपर थे, अब यहाँ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इनकी उम्र 35 साल है, और जो इनका पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, नाम रखना है याद। बालेंद्र शाह बालेन कौन है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, और इनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। अब सेम यही है। और एक सेकेंड, अभी जो देखो, ये नेपाल के 47वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं बालेंद्र, और अभी जो कार्यवाहक वहाँ प्रधानमंत्री थे वो सुशीला कार्की जी थे, सुशीला कार्की। और अभी जिनके आप देखे होंगे, अभी वहाँ जिंजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, जिंजी प्रोटेस्ट, वहाँ किस प्रधानमंत्री को अपदस्थ किया गया था, तो केपी शर्मा ओली को अपदस्थ करके प्रोटेस्ट किया गया था, जिंजी प्रोटेस्ट, जो कि पिछले साल हुआ था 6-7 महीने पहले, और अब प्रधानमंत्री बन गया है बालेंद्र शाह। इससे रिलेटेड इसके अलावा नहीं आएगा। एक मिसाइल चर्चा में है, अमेरिका का एक क्रूज मिसाइल है, उसका नाम है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। तो अगर आता है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, इससे ध्यान रखना, किस देश का है, तो अमेरिका का है। इसके अलावा जो न्यूज है, एक अवार्ड से है, अमेरिका के क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार में अरुंधति राय को भी अवार्ड मिला है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अमेरिका के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल में अवार्ड मिला है अरुंधति राय को। कई लोगों को अवार्ड मिला है, बट हमारे लिए केवल
अरुंधति राय को का इम्पोर्टेंट है। तो और एक नोबेल पुरस्कार विजेता है हान कांग, तो ये भी देख लेंगे। हान कांग को क्या मिला है? हान कांग को मिला है, हान का एक उपन्यास था वी वी डू नॉट पार्ट, इसको इसके लिए इनको नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल में अवार्ड मिला है। और जो अरुंधति राय जी को मिला हुआ है, इनकी एक आत्मकथा है मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति राय को इसके लिए मिला है। किससे किस आत्मकथा की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? कौन से अवार्ड मिला है? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। और नेक्स्ट न्यूज़ देखो, इसके अलावा और भी कई नाम हैं, बट वो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं। और जो लास्ट में एक छोटा सा है, 2 बार बीपीएससी पूछ चुका है विदेशी मुद्रा भंडार को लेके, और ये एग्जैक्ट ये पूछता है कि कितना था, तो इस वजह से मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी देखो 11 अरब डॉलर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, ये मार्च में है, 20 मार्च के बाद की बात है। अभी कितना है? 698 अरब डॉलर। आज बस ऐसा ही था। अब मेनली देखो अभी इंटरनेशनल न्यूज आ नहीं रहे हैं ईरान इजराइल वार के रिलेटेड, और कल रामनवमी था तो बिहार से संबंधित भी न्यूज काफ़ी कम आए हुए हैं। तो जो भी आया हुआ है हमने डिस्कस कर लिया है, अब आगे आने वाले दिन में देखते हैं क्या होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं।